मोस्ट वेलकम ऑन सीएफएस। आज हम जो है अपना टेस्ट नंबर 10 लेके आए हैं। आपको पता है कि हम 2020 की श्रृंखला खेल रहे हैं। उस 2020 की श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो आज हमारा टेस्ट नंबर कौन सा है? 10 है। यानी यानी आधे पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं विज्ञान के संदर्भ में, और हमारा जो चल रहा है वो कौन सा? बायो चल रहा है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आप देखें, हाँ, मैं टेस्ट सीरीज जो आपको ये करा रहा हूँ टेस्ट, तो अदर लोगों की तरह नहीं कि क्या किया कि हिस्ट्री है भी, पॉलिटी भी है, साइंस भी है, स्टैटिक्स भी है और करंट अफेयर भी है, उसको ध्यान में रख के नहीं। आप एक पेपर पेन लेके बैठें और कंसाइज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। यानी कि प्रश्न और उत्तर दोनों से मिलाकर के आप जब कंसाइज नोट्स बनाएंगे, भरोसा रखिए, यकीन मानिए कि जब आप एग्जाम देंगे जाके जुलाई में, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 या फिर एसएससी जीडी का, तब आप याद करेंगे इस चीज़ को कि हाँ, सही कहा था सर ने कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। आज हमारा प्रश्न नंबर 1 है। तो पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय गैसीय विनिमय यानी विनिमय एक प्रणाली होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है? आदान प्रदान। ठीक, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। तो गैसीय विनिमय होता है, तो विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय होता है। तो किसी चीज का आदान प्रदान, उसको हम क्या बोलते हैं? विनिमय कहते हैं। ठीक, और पूछ क्या रहा है? गैसीय। तो गैसों का विनिमय कहां होता है? ठीक, तो रक्षक कोशिकाएं, सबसे पहले तो देखो कि जो पत्ती होती है, जो ये पौधे की पत्ती होती है, तो इसमें आप देखोगे तो इस प्रकार की कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये जो संरचनाएं होती हैं, इसी में आप देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे छिद्र, यानी कुछ छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पर छिद्र मिलते हैं किनारे पर। गौर से देखना, पीपल या बरगद की पत्ती को, लीफ को जब देखते हैं तो वहां पे छोटे छोटे आपको ये क्या मिलेंगे? छिद्र मिलेंगे। तो दो चीजें होती हैं। इन्हीं छिद्रों से आप देखिए इन्हीं छिद्रों से क्या होता है? पानी का बाष्पीकरण होता है। यानी इनसे क्या निकलेगा? आपका H2O। ठीक, इनसे निकलता है। दूसरा देखें, भोजन, यानी इनका जो फूड होता है वो यहीं पर रहता है, क्योंकि पत्ती पर ही पाया जाता है क्या? जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में ही होता है। ठीक, तो पत्ती पर ही क्लोरोफिल है और पत्तियों पर ही आपने देखा तो ये होता है। दूसरी चीज जो गैसें आती हैं कि वायुमंडल से पौधा जो गैस लेता है, कौन सी लेता है? CO2 लेता है। तो वो भी कहाँ आती है? इन्हीं छिद्रों के माध्यम से। और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कौन सी? O2, वो भी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से। तो सबसे पहले देखना, कोशिका झिल्ली काट देंगे, आंतरिक भाग है। रक्षक कोशिकाएं काट देंगे, क्योंकि रक्षक कोशिकाएं जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन है, इन्हें रक्षक कोशिका कहते हैं, ये भी काट देंगे। केंद्रक बहुत अंदर का भाग है, वो सेल्स में पाया जाएगा। जो ये छिद्र हैं इनको बोलते हैं रंध्र। ठीक, यानी छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र। तो आंसर क्या होगा हमारा? रंध्र होगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? यानी बीजाणुओं का उपयोग करेगा। तो ध्यान देना, बीज और अणु, उससे बना है बीजाणु। ठीक, यानी बीज का नहीं, किसका? बीजाणु का। तो क्या खमीर होगा? ठीक है, देखिए, खमीर करता है तो वो कहलाती है प्रक्रिया मुकुलन। ये बीजाणुओं द्वारा नहीं होता है। अमीबा, अमीबा में बताया था वाइनरी, यानी कि प्रजनन जो होता है वो कैसा होता है? द्विखंडीय, द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक, ये भी हो गया। आम, आम में तो अलग ही टाइप है। आम इसका आंसर हो सकता है? नहीं होगा जी। अब जो आम भी नहीं होगा तो गुरुजी कौन सा होगा? ये होगा पर्णांग। पर्णांग किसको कहते हैं? फर्न। ठीक, फर्न है। और इसी पे देखते हैं कवक है। ठीक, और कवक के बाद में शैवाल। ठीक, तो ये जो है शैवाल, तो ये जो है प्रजनन करते हैं किसके माध्यम से? बीजाणुओं के माध्यम से। तो आंसर क्या होगा इसका? पर्णांग, फर्न। ठीक, आइए, ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। यानी कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही एक पौधे का उदाहरण है। तो किसान पुत्रों की अच्छी तरह से पता होगा कि सबसे पहले तो देखो इनमें से जड़ क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि जड़ क्या है। पत्थर चटा जड़ है? नहीं है। ठीक, नागफनी जड़ है? नहीं है। क्या है? तना है। ठीक, अदरक जड़ है? नहीं है। ये भी क्या है? तना है। यानी कि अदरक, आलू, हल्दी, ये सब क्या है? तने हैं।
इसमें एक ही जड़ का उदाहरण है और वो क्या है, वो शकरकंद है और इसको ही क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। ठीक, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका, शकरकंद होगा। जैसे कि आपने देखा शकरकंद का बीज तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जो जड़ें उनको काट काट करके लगा दिया जाता है और उसे क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। ठीक, स्टेम सेल। ठीक, स्टेम सेल। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको एक और मिलता है जिसे कहते हैं गुलाब। देखें, गुलाब को लगाने के लिए क्या करते हैं, एक लकड़ी लाते हैं, काट के उसको लगा देते हैं और उससे जो है नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक, तो इसलिए जड़ों से ही नए पौधे बना सकती है, वो कौन बनाएगी, शकरकंद। ठीक, चलिए आगे आए। पुष्प के किस जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखें पुंकेसर और स्थिकेसर, बाह्य और पुंकेसर। ठीक, दूसरा दिया है पराग कोश और ब्राह्यदल, पंखुड़ी और शैली। खोलिए खपड़िया को, देखिए क्या कह रहा है आपका दिमाग, कहां से होता होगा प्रजनन। ठीक, जनन कोशिकाएं कहां पे मिलेंगी, तो ध्यान देना, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका, यानी पंखुड़ी से होंगी नहीं, यानी कि पंखुड़ी नहीं है इसमें। ठीक, दूसरा बाह्यदल नहीं करता है। ठीक, बाह्यदल यहां पे भी है। अब बाह्यदल जब नहीं करता और पंखुड़ी नहीं करती है तो ऑप्शन 2 भी कट जाता है, 3 भी कटता है और 4 भी कटता है। आपके पास में बचता कौन सा, पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर। ठीक, दूसरा देखें पुंकेसर होते क्या हैं कि जब भी कोई पुष्प जो होता है, यानी कि आप देखेंगे कोई भी जो फूल है, ठीक, तो फूल के बीच वाले भाग में आप देखते हैं तो कुछ संरचनाएं मिलती हैं और वो संरचनाएं जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, वो संरचनाएं कुछ इस टाइप की होती हैं, यानी कि यहां पर ये निकले होते हैं। ठीक, इस टाइप के सरसों के पौधे में देखना, पुष्प में देखना, तो कई बार आपको ये जो मिलेंगे इन्हें कहते हैं पुंकेसर। और ध्यान देना ये किसका होता है, जो केसर होती है ना, केसर जिसे हम प्राप्त करते हैं, तो केसर जो है पुंकेसर का ही उदाहरण, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए और चित्र में विकल्प में ए, बी और सी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को बताइए। तो ध्यान देना ये जो है बीजपत्र, द्विबीजपत्र। अब देखिए, द्वे का मतलब 2 और बीज पत्र का मतलब जब उसमें अंकुरण हो तो कितने निकले, 2 निकले। ऐसे कई उदाहरण होते हैं। एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री में खास करके अनाज आते हैं, यानी गेहूं में जब किल्ला फूटेगा तो एक ही कीला निकलेगा, बाजरे में निकलेगा तो एक ही कीला निकलेगा, लेकिन सरसों में कितने निकलते हैं, 2। ठीक, मटर में कितने निकलेंगे, 2। यानी वो सभी बीज जो द्विखंडित, दोनों खंडों में बटे हों, उनको क्या कहते हैं, द्विबीजपत्र कहते हैं। इसके सबसे अच्छा उदाहरण है, आप नीम का देख लें, इमली का देख लें। इमली या सेम, इनके पौधों को जब लगाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या आते हैं, वो इसी प्रकार से आते हैं, 2, यानी कि 2 उनके पंखड़ी इस टाइप से हैं और बीच में क्या होता है, तना होता है। अब इसमें बता रहा है कि ये क्या क्या हो सकता है। तो इसमें होने की संभावनाओं को देखो। सबसे पहले कि भाई ये जो वाला हिस्सा है ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, पत्ती में। तो भोजन कहाँ रहेगा, पत्ती में, यानी बी में क्या रहेगा, भोजन का संग्रहण। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए सबसे पहले जो नीचे है, ये नीचे वाला हिस्सा क्या बनेगा जाके, ये जड़ बनेगा जाके। तो भावी यानी कि भविष्य में बनने वाली ये क्या होगी, जड़ होगी। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ठहर के पढ़ लीजिए। फिर कह रहा है कि ये ऊपर की ओर जब जाएगा तो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, तो इसमें इस टाइप से ये नया कीला बनेगा। अब ये जो बनेगा तो इसे हम क्या कहेंगे कि भावी प्ररोह, यानी प्र का मतलब ऊपर की ओर और आरोह ऊपर की ओर बढ़ना, कबे, भविष्य में। तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये नीचे की ओर जाएगा और यहां भोजन का संग्रहण होगा। आपने कई बार ऐसे कुछ छोटे पौधे देखे होंगे, जब उनमें अंकुरण या जब उगते हैं तो उनमें 2 कपाट होते हैं, मोटे मोटे मासल्स टाइप के, उसका ये चित्र है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक, लंबा प्रश्न है, देख के घबराना नहीं है कभी, बड़ा उस हिसाब से उसको देखो कि किस टाइप से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके समक्ष रखा हुआ है। आइए देख लीजिए कि उस विकल्प का चयन करें जो अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ सही मेल दिखाता है। बड़ा प्रश्न है, सही से पढ़ लीजिए कि कौन सा है, अलैंगिक प्रजनन। तो यानी ये दिए हुए जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक, अब किसका किससे होगा, प्लाज्मोडियम, आप सही समझ रहे हैं, प्लाज्मोडियम ये वही है। प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम वही वाला प्लाज्मोडियम है जो आप समझ रहे हैं जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया। ठीक है, यानी कि प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया।
और मलेरिया होता है किससे? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जो आपको मिलेगा वो किस पे मिलेगा? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये जी। मादा एनाफिलीज मच्छर के ऊपर आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मोडियम नामक का परजीवी मिलता है। भाई नर के ऊपर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि नर को खून की आवश्यकता नहीं होती है, खून की आवश्यकता मादा को होती है अपने अंडे पोषित करने के लिए। आप शाम के टाइम कभी भी पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं, तो कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपके सर के ऊपर जो है कुछ मच्छर जो है वो राउंड करने लगते हैं। वो कौन होते हैं? वो काटते नहीं हैं क्योंकि वो नर हैं। ठीक, तो वो काटते नहीं, वो नर हैं, वो वनस्पति से ही अपना काम चलाते हैं। आइए देख लेते हैं। लीशमैनिया, लीशमैनिया आगे देखें खमीर, ठीक, ऊपर देखें प्लाज्मोडियम और एक दिया है हाइड्रा। तो ध्यान देना खमीर का क्या होता है? मुकुलन होता है, यानी वाइट है जी। यानी यहां देखेंगे आप तो खमीर किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। यानी कि बी का जो हो जाएगा वो कौन सा होना चाहिए? बी का, सॉरी कलर ही गड़बड़ हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। लीशमैनिया, खमीर, प्लाज्मोडियम और हाइड्रा। तो ध्यान देना प्लाज्मोडियम का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। सॉरी, प्लाज्मोडियम का नहीं होता है, अरे कहाँ पे बात है? हाँ, हाइड्रा। सबसे पहले देखें तो खमीर में क्या होगा? मुकुलन होगा। बी का कौन सा होना चाहिए? बी का 4 होना चाहिए। तो बी का 4 आपको कहाँ मिल रहा है? अभी पीछे ही देखा ना, खमीर में क्या होता है? मुकुलन होता है। तो बी का 4 यहां मिल गया। ठीक, यानी कि बी जो है उसका क्या होना चाहिए? 4। लीशमैनिया ठीक अमीबा के जैसे होता है, उसमें क्या होगा? बाइनरी विखंडन होता है, इसका क्या हो जाएगा? 2। ठीक, प्लाज्मोडियम में जो होता है क्या होता है? बहुविखंडन होता है। ठीक है, तो सी का हो जाएगा आपका 3। ठीक, सही लिखा हुआ है। हाइड्रा जो है उसका क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। तो डी का हो जाएगा 1। तो देखें 2 4 3 1, तो 2 4 3 और 1 सही मिलान है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडल यानी कि अनुवांशिकी के जनक जो हैं वो कौन है? मेंडल हैं। उनसे संबंधित क्वेश्चन नंबर 7 है। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विप्रयासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। तो इनमें से कौन से थे? बड़ा प्रश्न है, पढ़ लीजिए। झुर्रीदार छोटे और बैंगनी, गोल छोटे और सफेद, बैंगनी छोटे और गोल, झुर्रीदार छोटे और सफेद। तो ध्यान देना आंसर बिल्कुल आसान है, आंसर होगा इसका झुर्रीदार छोटे और सफेद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में बदल जाता है? यानी कि पुष्प जो है वो फूल है, उसमें जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसका कौन सा भाग जो है वो फल के रूप में बदलेगा? अंडाशय, बीजांड, स्त्री केसर या पंखुड़ी? तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड अपनाओ, उसको काट दो, जो क्या है बिल्कुल नहीं हो सकता। पंखुड़ी से क्या हो सकता है? किसमें फल में बदलेगी पंखुड़ी? नहीं बदलेगी। स्त्री केसर नहीं बदलेगा, क्योंकि इससे क्या होता है? प्रजनन। बीजांड क्या होते हैं? इनसे भी प्रजनन होता है। तो क्या होगा? अंडाशय। इनमें भी क्या होता है? अंडाशय होता है, जो आगे चल के फल में बदल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 यानी कि किसके पौधे हैं? पौधे कितने हैं? 2 लक्षण। ठीक, और उसको किसने किया? F2 पीढ़ी। इनको क्या नाम दिया? F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? यानी फेनोटाइपिक 2 टाइप्स है, सेकेंड जनरेशन, क्या लक्षण मिला? तो अनुपात जो होगा इसमें क्या होगा? तो अनुपात मिला था 9331। ठीक, आइए, मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागत थे तो जीन प्ररूपी अनुपात क्या था? ठीक, तो जीन प्रतिरूपी जो अनुपात था
वो 1 2 1 था। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ लीजिए, मैं साइड से हूं पूरा का पूरा। पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे को का संकरण हरे बीज वाले तद्रुप प्रजनन वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। ठीक, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक, यानी FB में तो सभी क्या थे, इसको पढ़ें आप सही से। मैं समझता हूं कि पर्याप्त समय है, देख लिया होगा। बताइए जी क्या होगा। सबसे पहले तो क्या कहा है, पीले बीज तद्रुप प्रजनन लंबे मटर के पौधों का संकरण हरे बीज ठीक वाले तद्रुप प्रजनन वाले किससे, बौने, यानी कि 2 हैं उनसे कराया गया। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। ठीक, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि F1 पीढ़ी का कौन सा है, यानी कि ये वाला, ये F1 है और ये F2 है। ठीक, तो निष्कर्ष निकला कि लंबापन बौनेपन पर प्रभावी था, यानी कि जो लंबापन है वो बौनेपन पर हावी था। ठीक, ये था इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित के सही लेवल की पहचान कीजिए निम्नांकित के। अब सबसे पहले तो ये बताओ ये है क्या, यानी कि किसी पुष्प को, यानी ये पंखुड़ी है, अगर किसी पुष्प को आप तोड़ोगे तो उसकी जो फांकें अलग करोगे इस तरीके से, तो उसके संदर्भ में दिया हुआ है और लगाना है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है, कौन सा वर्तिका है, कौन सा अंडाशय है और कौन सा परागकोश है। तो ध्यान देना, सबसे पहले देख लीजिए क्या लगाएंगे आप, क्या होगा। वेरी गुड, देखें सबसे पहले तो ये परागकोश नहीं है, इसमें कोई भी अंग। ठीक, तंतु हो नहीं सकता है, अंडाशय यहां है नहीं। ठीक, और बाह्यदल है नहीं, यानी कि आप देखते हैं तो 3 ऑप्शन कट जाते हैं। इनमें ए वतिकाग्र है, जो सबसे ऊपर वाला, अग्र का मतलब ऊपर वाला। बी वर्तिका है, यानी कि आप देखते हो जो यहां से यहां तक का भाग है ये वर्तिका है, और लास्ट में देखते हैं जो ये गोल वाला है ये अंडाशय है। ठीक, राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद, तो ध्यान देना ये क्या है, एक फफूंद है। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद, यानी कि जो ब्रेड जब ज्यादा समय तक रखी रहती है तो उसका रंग कैसा, हरा पड़ जाता है, यानी कहते हैं ना चीजें फफूंद गई, तो ब्रेड फफूंद होती है वो। इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के देखें तो किस प्रकार का होता है, तो इसमें होता है मुकुलन। ध्यान देना, फंगस में किसका होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। राइजोपस, अभी बात चली है जो खमीर है, राइजोपस के निम्नलिखित चित्रों में से कायक अंग और प्रजनन अंग, क्या बताने आपको, कायक अंग और प्रजनन अंग की पहचान कीजिए। कौन सा ए कौन सा है और बी क्या है इसमें, तो ध्यान देना, देख लीजिए सही से गौर से। एक कायक है और एक प्रजनन अंग है। ठीक, सबसे पहली बात एलिमिनेशन मेथड अपनाओ ताकि काम आपका हल्का हो जाए। ए और बी दोनों प्रजनन अंग हो नहीं सकते, ए और बी दोनों ही कायक अंग नहीं है। जब दोनों अलग हैं, क्योंकि ये वाला भाग अलग है और ये वाला भाग अलग है। ठीक, और ये देखो सूक्ष्मदर्शी से देखे हुए हैं, ये फफूंद है जो किसमें लगती, ब्रेड में। ठीक, आगे देखें, प्रजनन अंग है जबकि बी कायक अंग है, तो प्रजनन कहां से हो सकता है, ए से, ऊपर से प्रजनन होगा। वेरी गुड, क्या बात है, ए कायक अंग है और जबकि बी प्रजनन अंग है, तो बी से प्रजनन हो सकता क्या, बी से प्रजनन नहीं होगा। ये कायक अंग है कौन सा, बी वाला, और ए वाला जो है वो प्रजनन अंग है, यानी कि आंसर होगा हमारा डी, ए प्रजनन अंग है जबकि बी जो है वो कायक है। कायक मतलब इसकी काया है, इस तरीके से ये तना टाइप का। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में 2 पौधों के बीच के संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है।
यानी कि पी से स्टार्ट होते हैं, पर निषेचन होता है, F1 में यहाँ आते हैं, फिर इनको संकरण करते हैं, स्वनिषेचन होता है, और फिर वहां पर रेशियो जो निकलता है वो 3:1 निकलता है। अब बोला है इसमें कि निष्कर्ष दिए गए किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है। ठीक, तो गलत निष्कर्ष दिया है, ये रहा। गलत निष्कर्ष की बात करेंगे तो गलत निष्कर्ष कौन सा निकलेगा? लक्षण वंशानुगत होते हैं लेकिन व्याप्त नहीं होते। नहीं, व्यक्त भी होंगे। लक्षण जो वंशानुगत है, वंशानुगत से कराइए संकरण। केवल लाल रंग ही प्रभावी था। नहीं, लाल और हरा दोनों ही रंग प्रभावी हैं, हालांकि हरे रंग का उत्पादन कम संख्या में होता है। नहीं, ये बात गलत है, दोनों का बराबर होगा। हरा रंग अप्रभावी होता है, यानी कि लाल और हरे दोनों होते हैं, हरा रंग जो है कम संख्या में नहीं, वो कैसा होता? अप्रभावी होता है, बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया? बहुत आसान क्वेश्चन है। बीज की आकृति, मटर के पौधे की लंबाई, अभी तो देखा था लंबापन बोने पर हावी है। फूलों के रंग, ये भी था, बना दिए थे उन्हें पिंक कलर के। बीज की आकृति, फूलों के रंग और पत्तों की आकृति, किसकी बात हो रही है? मटर की। तो ध्यान देना, उन्होंने किसका नहीं किया था जी? उन्होंने जो है अध्ययन जो नहीं किया था वो किसके लिए नहीं उपयोग किया था? पत्तों की आकृति। ये भी था, ये भी था, ये भी था। ठीक, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? एक लिंगी पुष्प, यानी कि द्विलिंगी नहीं, एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, यानी कि पुष्पों में एक लिंगी होता है। सरसों और गुड़हल, तरबूज और पपीता, गुड़हल और पपीता, तरबूज और सरसों। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि इसमें जो है तरबूज और पपीता, ठीक, एक लिंगी होता है, इसमें भी नर मादा होते हैं। कई बार देखना पपीते का वृक्ष है, पेड़ है, वो खड़ा हुआ है लेकिन उस पर फूल आ रहे हैं, फल नहीं आते हैं। वो एक लिंगी के कारण ही है, क्योंकि वो क्या है? नर है। और इसमें भी क्या होता है? मादा भी होता है। ठीक, तो तरबूज और पपीता इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तन हो जाता। बीजांड किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो पादपों में बीजांड निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित होगा? बहुत आसान सी बात है भैया। क्या भ्रूण बनेगा? नहीं बनेगा। फल बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका बीज बनेगा। ठीक, बहुत आसान था, कॉमन सेंस लगाइए, प्रश्न अपने आप हो जाएगा। 19वां है, TTWW जीनोटाइप वाले पौधे द्वारा बनने वाले TW युग्मों का प्रतिशत कितना होता है? बगैर दिमाग लगाए डायरेक्ट इसको रट लेना, कितना होता है ये? 25%। और आज का लास्ट प्रश्न है, पादप जगत से मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विशेषताओं के विपरीत युग्मों में एक कौन सा था? सफेद और पीले फूल, नीला और सफेद फूल, बैंगनी और सफेद फूल, पीले और बैंगनी फूल। कौन से फूल थे? तो उनके कौन से थे? बैंगनी, मटर के पौधे थे, ध्यान देना। तो कैसे थे? बैंगनी और सफेद फूल। और आज भी मटर आप पौधा देखेंगे तो एक तो फूल कैसे होते हैं? बैंगनी होते हैं, और एक कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। ठीक, तो ये वाला था, इसको ध्यान रखना। चलिए, साथ देने के लिए धन्यवाद। बने रहिए, CFS आपके लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, और हमारी अगली जो श्रृंखला है आपको दूसरे दिन मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।